तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस बेहतरीन सा चैनल पे जिसका नाम है ट्राई मोटिव। एंड अपने हम लोगों ने पहले चैप्टर के बायो के पहले चैप्टर के 3 लेक्चर कर लिए हैं, है ना। और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर मैं आपको प्रीवियस याद दिलाऊं तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। कितने टाइप के पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था उसी के अंदर कि वाटर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। एंड फिर हमने देखा था पॉलिनेशन के अंदर जो भी एजेंट होते हैं, पॉलिनेटिक एजेंट, उनको क्या क्या रिवॉर्ड देता है फ्लावर के, वो बार बार आते रहे। एंड उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। एंड लास्ट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक मेल गैमेट मतलब पॉलन ट्यूब कैसे बनती है। और पॉलन ट्यूब जब बनता है, याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा बहुत। ये वाला डायग्राम आपको ये डायग्राम आपको याद होगा, मैंने बताया था ये पॉलन ट्यूब है। इसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं आगे की तरफ, और पीछे होता है एक बड़ा सा वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर एक सिनर्जिड है, यहाँ एक सिनर्जिड है, यहाँ पर एक एक्स सेल है। यहाँ से दोनों एंट्री करेंगे, ये दोनों यहाँ से अंदर जाएंगे। ये सेल मतलब मेल गैमेट एक फ्यूज करेगा इस वाले पार्ट को और एक फ्यूज करेगा इस वाले पार्ट को। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। होप सो कि आपको वो सब क्लियर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की with my with the intro. As you all know, my name is Zafar Sheikh and today's topic is double fertilization. टॉपिक डालेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं मैं डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। याद रखना, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं सिनगेमी। एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, एंड इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है बेटा, तो ये थी डबल फर्टिलाइजेशन की एक स्टेटमेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि कहां से कौन सा एग आ रहा था। देखो, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। ये है आपका, मान लो, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। इसके बाहर आपने देखा था कि इंटेगुमेंट की लेयर होती है एक। ठीक है, इंटेगुमेंट की एक लेयर होती है कुछ इस तरीके से। ओके, ये इंटेगुमेंट क्लियर है। और सबसे बाहर अगर हम डायरेक्ट पूरा देख ले डायग्राम, तो कुछ ऐसा डायग्राम हमने देखा था। ठीक है भाई, याद है ये सब याद होगा आपको शायद। नहीं याद है तो एक बार जाकर दोबारा से लेक्चर देख लो, जाकर सर्च करो ट्रायोमोटिव, एंड वहां पर सर्च करो चैप्टर का नाम। लेक्चर वाइज आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ था। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर क्या होता है, सिनर्जिड होता है। सिनर्जिड होता है, लेकिन एक सिनर्जिड क्या हो जाता है बेटा, डीजनरेट कर जाता है, और दूसरा सिनर्जिड यहाँ पर रहता है। क्लियर। फिर इसके ऊपर एक था एग सेल, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। याद रखना सिनर्जिड हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखो, मैंने लास्ट ही क्लास में बताया था कि एक मेल गैमेट यहां जाएगा और एक मेल गैमेट यहां जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेल गैमेट गए, तो ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट आपका एक अलग
डायग्राम बनाएगा, ठीक है, एक अलग ही चीज बना लेगा। और ये वाला जो है ये अलग चीज, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये बनाएगा आपका PEN, पेन। और ये वाला जो पार्ट है ये फॉर्म करेगा जाइगोट। क्लियर है बेटा? याद रखना, ये क्लियर है कि यहाँ पर जाइगोट बना, यहाँ पे पेन बना। अब देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस पहले से थे, एक न्यूक्लियस और आ गया, यानी 2n प्लस n। ये 2n किसके हैं याद रखना, ये फीमेल के हैं, फीमेल के न्यूक्लियस है ये। ओके, और ये एक n जो है ये किसका है, मेल का है, तो ये मेल का न्यूक्लियस है। ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। देन ये आपका जाइगोट तो हमेशा 2n रहता है, याद रखना। अब ये जो पेन था बेटा, ये पेन कैसे बनता है, ये पेन बनता है, याद रखना, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट से मिलकर, ठीक है। और यही चीज मैंने अभी बताया आपको, ये चीज कहीं ना कहीं लीड करती है आगे के ट्रिपल फ्यूजन को, ट्रिपल फ्यूजन को। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कैसे बनता है ये याद रखना, एग सेल होती है, प्लस में एक मेल गैमेट यहां आ जाता है, और ये बना के देता है आपको, मतलब ये लीड करता है सिनगैमी को। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो एक चीज और बताया था मैं आपको, जैसे कि ट्रिपल फ्यूजन है, तो यहां लिख लेंगे अपन साइड में, ट्रिपल फ्यूजन कॉज। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूं कि जो PEN है वो बनता है कैसे, इस तरीके से बनता है, बट आप अगर लिखना चाहो तो वर्ड्स में ही लिख सकते हो, ट्रिपल फ्यूजन कॉज फॉर्मेशन ऑफ पेन। क्या, किस चीज के कॉज, किस चीज का कारण बनता है, पेन का। और पेन की फुल फॉर्म याद रखना भाई, पेन की फुल फॉर्म है प्राइमरी, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आपसे पूछी जाएगी 1 मार्क्स के MCQ के अंदर, ये आपका सवाल आता है। देन आगे बात कर लेते हैं कि जो सिनगैमी है, ये सिनगैमी कॉज करता है फॉर्मेशन, या कारण बनता है, कारण बनता है ये जाइगोट की फॉर्मेशन का, ठीक है। जाइगोट का कारण बनता है, ये भी याद रख लेना भाई, मैं बता चुका हूँ, पेन आपका 2n मतलब पेन आपका 3n होता है और जाइगोट आपका 2n होता है। क्लियर? तो यहाँ तक एक बार देख लो आप, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको नोट कर लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने सब उतार लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट क्या है, मैं तो देखो इसी में बना देता हूँ, नहीं या फिर मैं भी दोबारा बनाया था, चलो आपको बुरा ना लगे कि भैया या सर आपने तो यार एक ही में बना लिया, हमें तो बार बार बनाना पड़ रहा है। तो बेटा पेपर में बैठोगे भी तुम, मैं थोड़ी बैठूंगा, मैं एक बार बनाऊं 2 बार बनाऊं, मेरा काम है बनाना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो जैसा कि मान लो NCERT मतलब CBSE ने बहुत पहले एक सवाल पूछा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और बहुत पहले का मतलब इतना ही पहले नहीं कि बहुत पहले चले जाओ, ठीक है, पूछते रहते हैं बार बार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिनर्जी होता है, एक सिनर्जी डीजनरेट हो जाता है पहले से ही, ठीक है, और दूसरा डीजनरेट होगा थोड़ी देर में, देखना अभी। ऐसा कुछ हमने बनाया था MBO सेट। अगर अब आप देखो तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एग सेल है, ये सारे न्यूक्लियस बना लेना अच्छे से क्योंकि अब ये खत्म होने वाले हैं। और यहाँ पर एक मेल गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट यहाँ आएगा, मैंने बताया था आपको ये चीज। क्लियर? अभी क्या होता है कि क्या पूछा जाता है आपसे कि बताओ व्हाट विल हैपन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, यानी आफ्टर डबल
फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के साथ क्या होगा, तो मैं आपको यही बताता हूँ। देखो यहाँ अगर आप गौर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 7 सेल थी और 8 न्यूक्लियस थे यहाँ पर। क्लियर। अब आगे अगर आप देखोगे इसे गौर से तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर का डायग्राम अगर आप जाके देखोगे तो कुछ ऐसा ही उसने एम्ब्रियो सैक दिखा रखा है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला भी दूसरा वाला भी सिनर्जिट क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ऐसे मैं आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, पूरा डीजेनरेट कर जाता है। यहाँ ऊपर बचता है एक आपका जाइगोट, क्योंकि जाइगोट बन चुका है। यहाँ बचता है आपका एक पोलर न्यूक्लियर पैन, पोलर न्यूक्लियर नहीं पैन। और ये ऊपर वाले जो एंटीपोडल सेल है ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है। तो अगर आप देखो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो दो सिनर्जिड है, बोथ सिनर्जिड क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। यहां पे बचता है आपके पास एक जाइगोट 2n का। यहां बचता है एक आपके पास पेन 3n का। यहां एक बड़ी सी सेल बच जाती है PEC। और यहां पर जो ये तीनों सेल थे एंटीपोडल सेल, ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। जितने भी एंटीपोडल सेल थे ऑल जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और बताता हूँ, देखो यहाँ पे 7 सेल थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सेल चली गई। बची कितनी सेल, यहाँ पर एक ये सेल बची और एक बड़ी सेल बची। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 सेल्ड। और न्यूक्लियस गिन लो इसके अंदर। न्यूक्लियस अगर आप वैसे देखोगे तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो 5 आप बोल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं लिखने की भी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेल्ड ओनली, यहाँ पर आपको क्या मिलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिर्फ एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 ही क्या बचते हैं, सेल बचते हैं। क्लियर। तो एक चीज और बता देता हूँ मैं इसके अंदर। अब काफी लोग पूछेंगे भैया आपने पैन का तो फुल फॉर्म बता दिया, तो इसका बता दो पीईसी का। तो पीईसी की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडो स्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर। तो बेटा ये देख लो, यहां तक मतलब यहां तक जो भी पार्ट अभी हमने करा वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट था और फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट था। अब यहां से हमारा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब आप नया टॉपिक डालोगे और उसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने को देखने कुछ स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, देन फिर अपन आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। अब आप टॉपिक डालोगे नए पेज पर, चाहे आपने कहीं पर भी सेंड करा हो, चाहे आपका बहुत पेज आधे से ज्यादा पेज बच रहा हो, डजेंट मैटर। नया टॉपिक डालेंगे, नया अलग ही टॉपिक है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्या टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर आने वाले हैं एंड कुछ इवेंट्स आएंगे, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक, मतलब इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जो है वो है एंडोस्पर्म। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ, आ गया मार्कर। तो याद रखना डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म precedes embryo जेनेसिस। यानी सिंपल सी भाषा में अगर समझाया जाए तो
एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट ही आगे जाकर क्या करती है, एम्ब्रियोजेनेसिस करवाती है। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हमें इसी लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, बट मैं पहले बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस में से एम्ब्रियो अलग कर लो। एम्ब्रियो आपने पढ़ा ही होगा, एम्ब्रियो क्या होता है, प्लस में ये जेनेसिस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कहीं ना कहीं एम्ब्रियो बनना मींस वो क्या है, वो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यानी सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। क्लियर। अब वो कैसे होता, तो याद रखना, जो हमारे पास ये पीईसी था, याद है आपको पीईसी मैंने बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रैपिडली डिवीजन हो रहा था, रैपिडली कह रहा हूं सॉरी, रिपीटली आप लिखोगे रिपीटली डिवीजन अकर, मतलब बार बार इसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर बनता क्या है, एक बन जाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू। समझ रहे हो क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। और ये जो टिश्यू होते हैं ना, इसकी हर एक सेल के अंदर वो फिल्ड होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल से। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीटली डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे फॉर्मेशन हो रही है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर आगे बात करें तो ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू मैंने बताया है, इसकी हर एक सेल, आप लिखोगे cells of this tissue is filled with reserve food material। समझे गाइस, क्या है, हर एक सेल जो है वो फिल्ड है रिजर्व फूड मटेरियल से। समझ रहे हो। अब ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या करता है, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल कहीं ना कहीं आगे चलकर नरिशमेंट देता है, किसको, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। समझ रहे हो, यानी एंडोस्पर्म का बनने का रीजन ये था कि एंडोस्पर्म आगे चलकर जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्या देता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन बोल सकते हो आप, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझे बच्चे, इतने इजी है ये। देन आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका वो था पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी फिर थोड़ी देर बाद देखोगे, मतलब एनसीईआरटी की ये कुछ लाइनें हैं, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलती है। ठीक है, फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन हो रही होती है। ओके, अब आप देखना क्या होता है, जनरल सी बात है भाई, मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। ये मानो जगह है, हो जाएगा। तो सपोज करो ये है आपके पास पीईसी, ये क्या है, पीईसी है, और ये अंदर इसके पास क्या है, पीईएन है, ये क्या है, पीईएन है। अब क्या होगा, इसके अंदर होगा डिवीजन। ठीक है, क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, और जब माइटोसिस होगा तो इसके अंदर, जब माइटोसिस होगा तो इसके अंदर आप देखोगे न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन क्या बनेगी, या तो देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये पेन, मतलब इसके अंदर ये न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा, तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे इसके अंदर, फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर अगला डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा
कि भाई यहाँ पर वही पीईसी है, और पीईसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन हो रहे थे, बहुत सारे क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए, और ये सारे न्यूक्लियस आपके आगे जाके अलग अलग सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जब सेलुलर, जब आप बोलोगे जब साइटोकाइनेसिस होगा तब। ठीक है, तो यहाँ आप गौर से देखो, यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारे हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, मैनी न्यूक्लियाई, मैनी न्यूक्लियाई, और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो फ्री, आप यहाँ बोल सकते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यहाँ पर। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो याद रखना, ऐसे केस में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एग्जाम्पल क्या है, तो बता देना कि जो आप कोकोनट का वाटर पीते हो, कोकोनट वाटर पीते हो, वो इसी का रिजल्ट है कि जब आपका जो पीईसी होता है, पीईसी की सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, कैरियोकाइनेसिस हो और आपका साइटोकाइनेसिस ना हो, तो जो पीईएन है वो बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, एंड जो वाटर, कोकोनट का वाटर होता है, वही आपका रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। ठीक है, अब मान लो कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां दिखा रहा हूं, मान लो यहां पे क्या हुआ कि यही चीज आगे अब गई, और क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। इस बार क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, यहां साइड लिख लेते हैं साइड में कि साइटोकाइनेसिस हुआ। तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो भी ये जितने भी न्यूक्लियस थे, ये सारे के सारे एक सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे एक एक सेल के अंदर आ जाएंगे। तो अब इतने सारे तो बनाने पॉसिबल नहीं, तो आप बना लेना छोटे छोटे, मतलब इस तरीके से बना लो। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करो, सेल्स बना लो, ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कुछ इस तरीके से क्या हुआ, इस बार साइटोकाइनेसिस हुआ। तो जो पीईएन था उसके अंदर डिवीजन हुआ। अब इसका एग्जांपल याद रखना, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। और आपसे पूछा जाए कि ये कहां देखने को मिलता है, तो याद रखना जो नारियल का व्हाइट पार्ट आप लोग खाते हो, जो व्हाइट एडिबल पार्ट होता है, व्हाइट एडिबल, वो रिजल्ट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म का। क्लियर, तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि नारियल पानी में जो पानी होता है तो वो क्या होता है, तो बता देना वो फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो आप वाटर, जो नारियल में, कोकोनट में व्हाइट एडिबल पार्ट खाते हो, वो किसका रिजल्ट है, तो बता देना वो सेलुलर एंडोस्पर्म का रिजल्ट है, जो कि पीईसी का साइटोकाइनेसिस होने के बाद बनता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये एक बार देख लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे सीड के टाइप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करी। अब क्या होता है, कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो आप उसे लिखते हो कि वहां पर एंडोस्पर्म नहीं है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस बोल सकते हो, या सॉरी नॉन नहीं, नॉन एंडोस्पर्मस बोल सकते हो, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बोल सकते हो, यानी कि उसके अंदर एल्ब्यूमिनस पहले हुआ करता था, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो अब टॉपिक अपना है सीड के बारे में देखेंगे। तो ये मत सोचना कि सीड बहुत जल्दी आ गया, नहीं, ये सीड वो वाला सीड नहीं है, वो टॉपिक अलग से कवर करेंगे, बस ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो सीड होता है, सीड देखना, सीड दो टाइप के होते हैं। क्लियर, सीड मेजरली आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका एंडोस, जिसके अंदर हम एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है।
ठीक है। और जनरल सी बात है, ये चीज हमें देखने को मिलती है डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट्स जो सीड होती है, डाइकॉट की जो सीड्स होती है, उनके अंदर ही एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका होता है। ठीक है, तो इस टाइप के सीड को अपन दूसरी लैंग्वेज में यानी दूसरी भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि नॉन एंडो स्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पी बीन एंड ग्राउंडनट, जो एनसीईआरटी हमें बताती है। एक है पी, एक है बीन और एक है ग्राउंडनट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दूसरे टाइप की सीड, जो कि है जिसके अंदर हमारे जो एंडोस्पर्म है वो बच जाते हैं, एंडोस्पर्म रिमेन्स। अब ऑब्वियसली बात है, अगर डाइकोट के अंदर ऐसा है तो यहाँ पर बचेगा आपका मोनोकॉट। किस टाइप के सीड में होता है ये देखने को मिलता है हमें? मोनोकॉट सीड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और ऐसे सीड को हम दूसरी भाषा में यानी दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। क्लियर? तो ये दो टाइप की सीड हमें देखनी थी, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है अपना या फिर ऐसे लिख लो एम्ब्रियो, और पूरा प्रोसेस अपन कहलाता है अपना ये प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी एक बात बोलती है और वो बात ये है कि जो एम्ब्रियो है, याद रखना, इट डेवलप्स एट द साइड ऑफ micropylar and of एम्ब्रियो सेक। यानी सिंपल सी बात ये है कि जो एम्ब्रियो है, ध्यान रखना, अपने कान खोलकर दिमाग में ये बात डाल लो कि एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक वाला जो पार्ट होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, वहीं पर आपके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यानी वहीं पर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। इसलिए अभी मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो मैं स्टार्टिंग भी वहीं से करूंगा। क्लियर? ध्यान बात कर लेते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो कब स्टार्ट होता है, तो लिख लेते हैं मोस्ट zygotes start division after some endosperm फॉर्म। ठीक है, याद रखना, मोस्टली जो जाइगोट होते हैं वो कब अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं? जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का बनकर रेडी हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को। तो आगे ये लिखोगे, इट इज द एडेप्टेशन, इट इज एडेप्टेशन for nutrition of developing zygote बोल लो या एम्ब्रियो बोल लो। ठीक है भाई, यानी क्या क्या, ये एनसीईआरटी की लाइंस है कि एम्ब्रियो हमेशा
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। एंड जाइगोट ज्यादातर कब डिवीजन स्टार्ट करते हैं, जब कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट आपका एंडोस्पर्म का बन जाता है, क्योंकि उनका काम होता है वो क्या करते हैं, ये आपका एक टाइप का एडेप्टेशन है ताकि न्यूट्रिशन मिल सके किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को या जाइगोट को। ठीक है भाई, याद रखना। एक बार इसको उतार लीजिए फटाफट से। फिर अपन अब देखेंगे कुछ डायग्राम्स जो कि मेनली आपके एम्ब्रियोस्पर्म के, सॉरी एम्ब्रियोस्पर्म कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, जो कि आपके जनरली एम्ब्रियो के होंगे। ठीक है, वही आपका वही पढ़ना अपने को, प्रो एम्ब्रियो, आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। तो फटाफट से एक बार इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसे इरेज करने से पहले एक नोट पॉइंट आप ये डालोगे। ठीक है, एक नोट डाल लेना यहाँ पर, ज्यादा नहीं, इस बार आप 500 का नोट डाल लो, चला लूंगा मैं काम। ठीक है, और नोट ये है, एट अर्ली स्टेज, एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो आपके बोथ डायकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन आर सिमिलर। ठीक है, यानी एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपके अर्ली स्टेज में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पर हमें नहीं पता चलता कि कौन सा आपका डाइकॉट है या फिर कौन सा आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो है। बस इतना होता है कि दो, कि हाँ भाई ये एम्ब्रियो है, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको क्या करना है, डब्बे में बंद करके और अच्छे से स्टार लगाकर लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो कभी भी कुछ भी बन सकता है इसके ऊपर। ओके, तो फटाफट से उतारो। एंड हो गया होगा वैसे तो, क्या ही लिखना, मेरे साथ साथ लिख रहे होगा आपने। इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ डायग्राम जो कि बहुत प्यारे प्यारे एम्ब्रियो के डायग्राम होने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डायग्राम को, जो कि आपके पेपर में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा एम्ब्रियोसेक, और जैसा कि मैंने बताया कि नीचे की तरफ होगा आपका जाइगोट। यहां पर है एक जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट है, और इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हो रखे हैं पहले से ही, किसके, पीईएन के। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ठीक भाई, ये क्या है, जाइगोट है, याद रखना। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, और ये आपका जो जाइगोट है, जाइगोट से दो चीजें बनेगी। और ये भी याद रखना, ये माइक्रोपाइलर एंड है, बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा वो चीज है आपको, ऑप्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपके दो चीजें बनेगी। एक बनेगा आपका इस तरीके से छोटी सी सेल, और एक बन जाएगा आपका यहाँ पर बड़ी सी सेल। ठीक है, अभी छोटी बड़ी सेल कौन कौन सी है, तो जो छोटी वाली सेल है, छोटी वाली सेल को हम कहते हैं सस्पेंसरी सेल, सस्पेंसरी सेल, और बड़ी वाली सेल कहलाती है हमारी वही। अब धीरे धीरे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा, तो आप देखोगे ये एम्ब्रियो है, आगे फर्दर डिवीजन होगी। फिर ये जो सस्पेंसरी सेल है, इसके अंदर होगा आपका डिवीजन, माइटोसिस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर माइटोसिस इन सस्पेंसरी। तो देखो क्या होगा, पहले एक सस्पेंसरी सेल था, अब क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा, नंबर कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, और ऊपर ये डायग्राम ऐसा रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सस्पेंसरी सेल बन के आपके ज्यादा तैयार हो गए। और भाई डायग्राम में अपना ये चीज आप बनाते रहना साथ साथ में, मैं अगर भूल जाऊं तो। कुछ इस तरीके का डायग्राम हुआ, देन आगे जाएंगे हम,
अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर बनेगा हमारा प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये देखो, ये अपना एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर आपका आएगा क्या, सस्पेंसरी सेल, और कुछ इस तरीके से प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लो, ये आपका प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है, साइड में लिखेंगे प्रो एम्ब्रियो है। देन इसके आगे आप देखोगे तो इसके आगे फर्दर डिवीजन होगी, और अब बनेगा आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। सो यहां देखोगे आप कुछ सस्पेंसरी सेल एंड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, ठीक है भाई, ये आपका क्या बन गया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन चुका है। और पहले ही बता देता हूँ बेटा, ये आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई कई बार ये एम्ब्रियो के अलग अलग डिफरेंट शेप के डायग्राम पूछ लेता है। अब क्या बनेगा, अब बनेगा हमारा हार्ट शेप का एम्ब्रियो। ठीक है, सस्पेंसरी सेल, देन इसके ऊपर बनाएंगे हम हार्ट शेप का एम्ब्रियो। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट शेप का एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। इसके आगे जाओगे आप तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बनेगा हमारा मिच्योर एम्ब्रियो। देखो कुछ इस तरीके से, ये है हमारा मिच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब इससे आगे हमारा कोई भी एम्ब्रियो का डायग्राम नहीं होता। क्लियर, तो नेमिंग कर लेते हैं, ये है हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ये है हमारा मेच्योर एम्ब्रियो। और इस मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर अगर आप गौर से देखो तो ये दो चीजें, ये है कोटाइल, कोटिलिडन कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम था हमारा किसका, एम्ब्रियोजेनेसिस का, कि किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस एक एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है और किस तरीके से आपके एम्ब्रियो बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। ठीक है बच्चों, अब खुद देखो, मैंने एक लाइन लिखवाई थी ना नोट डालकर, उस नोट में मैंने क्या लिखवाया था कि आप अर्ली स्टेज में पता नहीं कर सकते कि कौन सा मोनोकोटाइल है और कौन सा डाइकोटिलिडन, मतलब मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन कौन सा है, सारे सेम दिखते हैं। ठीक है, सबकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर, वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ये आपका डाइकोटिलिडन होता है, बट एट दिस पॉइंट यहाँ पर मेच्योर एम्ब्रियो ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर, तो एक बार फटाफट से समझ लो इसको, देख लो। क्लियर, ना समझ में आए तो कमेंट में कुछ पूछ लेना कि भैया यहाँ से मेरे को समझ नहीं आया। फिर इसके बाद अपन मोनोकॉट और डाइकॉट का सीधा क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। क्लियर, तो चलिए बच्चों, आपने इसे उतार लिया होगा। अब फटाफट से आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाँ देखा, ये सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर हंसी हंसी आ गई होगी ना, कि चलो आज तो जल्दी लेक्चर खत्म होगा। मैं गधो, पढ़ भी लिया करो, नीट देनी है नहीं देनी तुम्हें, हाँ देनी नहीं देनी। याद रखना, एम्ब्रियो दो टाइप के पढ़ने हैं हमें, एक पढ़ेंगे अपन मोनोकॉट डाइकॉट का,
डाइकॉट का एम्ब्रियो देखना है अपने को, एक ये डायग्राम देखेंगे और एक यहाँ देख लेंगे अपन मोनोकॉट का एम्ब्रियो, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले मोनोकॉट का देख लेते हैं, सॉरी सबसे पहले डाइकॉट का देख लेते हैं। ठीक है, डाइकॉट का कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट के अंदर। जो कि आपको भी बनाना है, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही पेपर में पूछा जाएगा तो आपको यही बना के आना है। और याद रखना कि नीट में ऐसा ही डायग्राम देके आपसे सीधा लेवलिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, एरो दे देंगे और वहां पर से ब्लैंक कर देंगे, बोलेंगे बताओ ये एबीसी क्या है। ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं आपका मोनोकॉट का। ठीक है, लेवलिंग अभी करेंगे, पहले मैं भूलना चाहूँ इसलिए पहले देख लेते हैं पहले मोनोकॉट का। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ बनेगा एक स्क्यूटेलम। ओके, देन आएगा आपका कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ही डायग्राम बना रहा हूँ, तो कोई जज नहीं करेगा, और जज करेगा तो मैं तुम्हारे को जज कर लूंगा फिर। ठीक है, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर कुछ देखने को मिलता है हमें, अंदर आप कुछ देखोगे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है देखने के लिए। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा सॉरी गाने नहीं सुनने भाई, गानों पे ध्यान मत देना तुम मेरे। डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा मनोरंजन तो होना चाहिए ना भाई। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा वेयर सा लग रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, बहुत मोटा लग रहा है ये। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़ा बढ़िया सा डायग्राम, बड़ा एक अच्छा सा है ना, लाइन घूम के आती है ऐसे कुछ, ऐसे जाएगी, ऐसे घूमकर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ये भी। कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, देन आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फिर कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, और फिर देन ऐसा कुछ इसमें लाइनिंग होती है, जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती है भाई। मेरे से कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये कैसा डायग्राम बना दिया, नाक से भी लड़की दिख रही है, तो तुम्हें दिख सकती है क्योंकि तुम्हारे सपनों में लड़की, आंखों में लड़की, हर जगह तो लड़की दिखती है तुम्हें। देखो सबसे पहले यहाँ लेबलिंग करेंगे मोनो मतलब सॉरी डाइकोट के लिए, ये दो चीज, ये है आपके कॉटिलिडन, कॉटिलिडन हो गई ये। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये है आपका रूट कैप, रूट कैप। इसकी बात करूं मैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहलाता है, आप बोलोगे इसको एंड ऑफ या फिर टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये क्या है, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल है। उसके बाद ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये पार्ट, तो इसको कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। क्लियर। देन आप ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो ये वाली लाइन अगर आप देखते हो, ये चीज यहां से आप देखोगे, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, ये एपिकोटाइल हो गया। देन एक चीज और आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, ये वाला पार्ट देखो, ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये वाला लेवल और ये वाला पार्ट, ये दोनों एक ही होते हैं। डायग्राम में ऊपर नीचे दिख रहा होगा लेकिन ये एक ही बात है। ठीक है, तो इसको अलग से लिखवा देता हूं मैं, ये कहलाता है लेवल ऑफ
लेवल ऑफ कॉटिलिडन, ठीक है। एंड देन लास्ट पार्ट जो आपका बचता है वो है ये वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट अगर मैं आपको कलर करके दिखाऊं, ये पूरा पार्ट देख लो। दिस रीजन इज टिप ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है बेटा। एपिकोटाइल, टिप ऑफ एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। याद रखना जो टिप ऑफ हाइपोकोटाइल है इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। टिप ऑफ एपिकोटाइल को कहते हैं अपन प्लूम्यूल। ये एपिकोटाइल क्या है? ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, above the level of कॉटिलिडन, ठीक है। देन आप बोलोगे ये जो ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, ये क्या है? ये है आपका पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है। सॉरी एपिकोटाइल कह रहा हूँ, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, ठीक है। बस इतना ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में, ये क्या है ये क्या है, बस इतना याद रखना। ये रूट कैप, ये टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, ये हो गया हाइपोकोटाइल, ये एपिकोटाइल, ये लेवल ऑफ कॉटिलिडन, ये टिप ऑफ एपिकोटाइल, दिस इज योर कॉटिलिडन। क्लियर? ये समझ में आया? अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम यानी ये क्या है? कॉटिलिडन है यहां पर, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं अपन एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो होता है रेमिनेंट पार्ट, रेमिनेंट पार्ट मतलब बचा हुआ हिस्सा। बचा हुआ हिस्सा किसका? कोटाइल का, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर दो कोटाइल थे, दो कोटिलिडन थे, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो ये बोल सकते हैं कि ये बचा हुआ हिस्सा होता है। क्लियर? उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने जैसे बता रखा भाई वैसे ही आपको एरो लगाऊंगा, क्योंकि कहीं से भी जो नीट वाले है ना ऐसे ही चंट खोपड़ी के हैं तो वो ऐसे ही एरो देंगे। तो ये है आपका कॉलियोप्टाइल, ये वाला पार्ट है आपका शूट एपेक्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट देखो भाई, हवा में तीर मार रखा है एनसीईआरटी ने, इसको कहा है उसने रेडिकल, ठीक है। उसके बाद इसको कहा है उसने कोलियोरहिजा, और इस वाले पार्ट को कहा है उसने आपका रूट कैप। सॉरी गाइस, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये होगा रूट कैप और ये है आपका कोलियोरहिजा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम है किसका? आपके एक मोनोकोट एम्ब्रियो का। अब ये मत बोलना भैया गलती कर दी, गलती तो तुम भी तो गलतियां करते हो भाई, थोड़ी बहुत चीजें हमें भी याद नहीं रहती, टीचरों को नहीं रहती याद। इसका ये मतलब थोड़ी ना तुम हंसी उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, लेकिन हम टीचर तो तुम्हारी वैसे करेंगे क्योंकि तुम इसी लायक हो, ठीक है। तुम करते ही नहीं हो तैयारी भाई, तुम पढ़ते ही नहीं हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। अब आप बोलोगे भाई बहुत छोटा लेक्चर था आज के बाद, कोई बात नहीं, कभी कभार छोटे लेक्चर भी होने चाहिए, तुम्हें भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना, एंड मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो आज का लेक्चर इतना ही था, लेकिन अगले लेक्चर में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, यानी ये चैप्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर का था। ओके, देन फिर स्टार्ट करेंगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके लिए सारे लड़के काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे, है ना। पता नहीं, देख 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 चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कई होगे तो अभी, है ना। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।